बीएससी पार्ट फर्स्ट के आज के अपने वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस की और उस कॉन्सेप्ट को और अधिक समझेंगे। पिछले वीडियो में हमने जाना था कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, उसका ऑर्डर वगैरह क्या है। तो हमने एक देखा था कि सेकेंड पीरियड के जो एलिमेंट हैं उनसे थर्ड पीरियड के एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होती है, जबकि पीरियोडिक ट्रेंड में हमने देखा था कि एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर ये कम होनी चाहिए थी। अब इनकी ज़्यादा क्यों हो जाती है, इसका हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हैलोजेंस की अगर हम बात करें तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होती है फ्लोरीन से, फिर फ्लोरीन की ब्रोमीन और आयोडीन से अधिक होती है। तो बाकी ट्रेंड तो ठीक है, लेकिन क्लोरीन में फ्लोरीन की ज़्यादा होनी चाहिए थी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की ही ज़्यादा होती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन की ज़्यादा होती है। तो यहाँ आपने को एक बात समझनी है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होने का मतलब क्या है। जब इलेक्ट्रॉन उस एटम से जुड़ेंगे तो उस समय जुड़ने वाले इलेक्ट्रॉन के दौरान उस न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का जो आकर्षण है वो ज़्यादा है, तो हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है। और वो ज़्यादा होने का मतलब होता है एनर्जी रिलीज होना, और जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऋणात्मक मान उतना ही अधिक होता है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऋणात्मक मान भी ज़्यादा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हम जानते हैं कि फ्लोरीन जो है वो उसमें अंतिम जो इलेक्ट्रॉन आता है वो 2p सब सेल में आता है, 2p5 होता है इसका, तो एक इलेक्ट्रॉन और आएगा तो वो 2p में भी आएगा। तो 2p जो कक्षक है उसका साइज छोटा होता है, और क्लोरीन में जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो 3p में आएगा। तो 3p ऑर्बिटल का जो साइज है वो 2p से अपेक्षाकृत बड़ा होता है। इस वजह से इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन जो है न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन के साथ साथ जो पहले से प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है वहाँ नया इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन भी होता है। तो 2p का साइज कम होने के कारण यहाँ रिपल्सन थोड़ा ज़्यादा होता है। इस वजह से क्लोरीन में 3p का आकार ठीक ठाक है, तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन कुछ कम होगा। तो यही कारण है कि फ्लोरीन की बजाय क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता अधिक होती है। और ऐसा ही हम ऑक्सीजन सल्फर के लिए दे सकते हैं। कारण इसी प्रकार सेकंड से थर्ड पीरियड वालों की जो ज़्यादा है उनके सभी के लिए इसी तरह से कारण दिए जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं, कुछ आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दिए गए हैं और पूछा गया है कि उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाना है उनको, कि अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर EGE इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दिए गए। ऐसे सवाल को जब भी हम सॉल्व करना है तो उस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वो कौन से एलिमेंट का है वो एलिमेंट उसके सामने लिख लीजिएगा। तो जैसे A में जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दिया गया है वो है फ्लोरीन का, हमने सामने लिख लिया फ्लोरीन। फिर जो दूसरा दिया गया वो है ऑक्सीजन का, फिर है नाइट्रोजन का, और फिर है सल्फर का। तो अब इन चारों के ऑर्डर अपने को देखने हैं। अब हमें क्या ध्यान रखना है कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन ये तो एक ही पीरियड के सदस्य हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। अब इन सब में सबसे कम होगी नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऋणात्मक मान सबसे कम होगा नाइट्रोजन का, या मैं कहूँ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे कम होगी नाइट्रोजन की। हमें बढ़ती हुई EGE का देना है। बढ़ती हुई EGE का मतलब है कि जिसका ऋणात्मक मान कम है उसकी EGE ज़्यादा मानी जाएगी। तो अपने को क्वेश्चन हमेशा EA के ऑर्डर के हिसाब से या ऋणात्मक मान के हिसाब से सेट करना होता है, फिर उसको जो पूछा गया है लैंग्वेज में उसके अकॉर्डिंग सेट कर देते हैं। तो और नाइट्रोजन के बाद फिर किसका आएगा, फिर फॉस्फोरस का आता है, फिर ऑक्सीजन का आता है। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दो पकड़ लिए हमने, और फिर फ्लोरीन की सिर्फ एक क्लोरीन से ही कम होती है, सल्फर से तो अधिक होती है। तो सर्वाधिक जो EA है वो फ्लोरीन की है। पहले EA के ऑर्डर में इनको जमा लेते हैं। फ्लोरीन की EA सब सर्वाधिक है, फिर सल्फर की, फिर उससे कम है ऑक्सीजन की, और फिर उससे कम है नाइट्रोजन की। ये हमें EA का ऑर्डर मिल गया, लेकिन हमें पूछा गया है EGE का ऑर्डर, वो भी बढ़ते क्रम में। तो EA से जस्ट उल्टा कर दो, EA जिसकी ज़्यादा EGE उसकी कम।
मैं ई की बात कर रहा हूँ। ऋणात्मक वैल्यू जिसकी ई ज़्यादा उसकी ई की ऋणात्मक वैल्यू भी ज़्यादा, तो ओवरऑल एक्चुअल जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी। तो यहाँ इसका रिवर्स ऑर्डर अपने को मिलेगा। अब इसको अपने ABCD के ऑर्डर में जमाना है तो हम जमा लेंगे कि सबसे ज़्यादा ई जो है वो नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन आ रहा है C पे, तो C की सबसे अधिक, फिर ऑक्सीजन आ रहा है B की इससे कम, फिर सल्फ़र, तो सल्फ़र आ रहा है D पे, D की इससे कम, और फिर सबसे कम ई किसकी हो जाएगी, फ्लोरीन की, यानी A की। अगला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित को उनके ई के घटते क्रम में जमाइए। ई का घटता क्रम पूछा है, तो घटते क्रम का मतलब ये हुआ कि यहाँ E का बढ़ता क्रम जमाना है। अब हेलोजेंस के E का क्रम जानते हैं कि सर्वाधिक क्लोरीन की होती है, उसके बाद फ्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, फिर आयोडीन की। तो इसको उल्टा करके लिख देंगे, आयोडीन की ई सबसे ज़्यादा, फिर ब्रोमीन की, फिर उससे कम फ्लोरीन की, और सबसे कम क्लोरीन की। अब सबसे कम ई का मतलब ये हुआ कि ई का ऋणात्मक मान सबसे ज़्यादा है इसके लिए, या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज़्यादा है। अगला एक ऐसा ही क्वेश्चन हमारे सामने है, जिसको ध्यान से देखिएगा। ये पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन से प्रक्रम में ऊर्जा का अवशोषण होता है। हमें ये प्रोसेस दिए गए हैं 4, और हमें देखना है कि इनमें से कौन सा एक्सोथर्मिक है और कौन सा एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक कौन सा है वो पहचानना है। तो सबसे पहला दिया गया है फ्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ें, फ्लोराइड आयन बनाएं। तो हम जानते हैं कि फ्लोराइड आयन जो फ्लोरीन है उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का जो मान है वो ऋणात्मक होता है। और ऋणात्मक मान का मतलब जब फ्लोरीन में हम इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो एनर्जी निकलेगी, इसका मतलब ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक इसी प्रकार क्लोरीन में जोड़ोगे ये, क्योंकि ये न्यूट्रल एटम है अभी तक, और मैंने कहा था न्यूट्रल एटम, अधिकांश न्यूट्रल एटम के लिए जब पहला इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं तो वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। तो क्लोरीन के लिए भी एक्सोथर्मिक होगा, फिर ठीक ऐसे ही सल्फर के लिए भी एक्सोथर्मिक होगा। अब नीचे वाले को देखो, O- आयन यानी ऑक्सीजन में एक इलेक्ट्रॉन पहले से जुड़ा हुआ है, अब एक और जोड़ना है, उस प्रोसेस की बात अपने को करनी है। तो पहले से इलेक्ट्रॉन जिसमें जुड़ा हुआ होता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन जब जोड़ते हैं तो हमें पता है कि वो प्रोसेस एंडोथर्मिक होता है। तो यहाँ एक ही ऑप्शन अपने पास बचा है, ऋणायन में इलेक्ट्रॉन जोड़ना एंडोथर्मिक प्रोसेस है, तो फोर्थ आंसर अपना सही होगा। अब अगला क्वेश्चन अपने सामने आता है कि कौन सा सर्वाधिक अस्थायी ऋणायन है। अस्थायी ऋणायन का मतलब भी ऐसा ऋणायन देखना है जो इलेक्ट्रॉन लेना ही नहीं चाहता था, ज़बरदस्ती बनाया गया है। तो हम जानते हैं कि फ्लोरीन की ई का तो ऋणात्मक मान होता है, यानी उसमें इलेक्ट्रॉन जुड़ने पर एनर्जी निकलती है। क्लोरीन में भी निकलती है, कार्बन में भी निकलती है। बेरिलियम, अब बेरिलियम कौन सा है, क्षारीय मृदा धातु है। हमने पहले ही कहा था कि नोबेल गैसेज और क्षारीय मृदा धातुओं के लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के मान है वो लगभग नगण्य या शून्य होते हैं, यानी इनकी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति नहीं होती। तो बेरिलियम माइनस आयन जो है वो अस्थायी ऋणायन होगा इन सब में। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, वो कह रहा है कि न्यूनतम ऊर्जा उत्सर्जन वाला प्रक्रम कौन सा है। तो घुमा के पूछा ये का ही ऑर्डर है, या मैं कहूँ ई का ऑर्डर पूछा है, लेकिन क्वेश्चन का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। न्यूनतम ऊर्जा उत्सर्जन, इसका मतलब ये हुआ कि जिसकी ई सबसे कम है उसमें ऊर्जा का उत्सर्जन उतना ही कम होगा। तो हमें सबसे कम ई देखनी है। फ्लोरीन, क्लोरीन, सल्फर और नाइट्रोजन में क्लोरीन की तो सर्वाधिक, फिर फ्लोरीन की, फिर सल्फर की, और सबसे कम किसकी होती है, नाइट्रोजन की। तो ये जो फोर्थ आंसर है वो जाएगा कि नाइट्रोजन की जो एंथैल्पी है, ई है, उसका ऋणात्मक मान सबसे कम होता है। और ऋणात्मक मान सबसे कम होने का मतलब हुआ कि सबसे कम ऊर्जा उत्सर्जन इसी में होगा। तो न्यूनतम ऊर्जा उत्सर्जन वाला यहाँ जो प्रोसेस है वो नाइट्रोजन के केस में है। नाइट्रोजन की ई का ही ऑर्डर पूछा है। तो हमें यहाँ जब ऑर्डर को ध्यान रखना है तो एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि जब कोई कहाँ दिक्कत आएगी, कौन सा वेरी करेगा, कहाँ समस्या आएगी। अब नाइट्रोजन का कम क्यों हो जाता है, क्योंकि हमने एक दो बातें ध्यान रखनी है। एक तो जब कोई एक्रिया गैस दिख जाए, एक हमें जब कोई एल्कलाइन अर्थ मेटल का एलिमेंट दिख जाए यानी दूसरे पीरियड का, और एक हमें देखना है कि कोई हाफ फील्ड और फुली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वाला दिख जाए, तो उनकी इन जनरल कम होती है ये। तो यहाँ देखो नाइट्रोजन
हाफ फील्ड है, P3, 2P3 होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इस वजह से, और साथ ही अगर हम देखें कि सेकंड पीरियड की बात करें, हम लिथियम से शुरू करें, लिथियम, बेरिलियम, फिर बोरॉन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, इतने एलिमेंट्स की अगर हम ईए ऑर्डर की बात करें तो हम देखेंगे कि एक तो बेरिलियम, एक नियोन और एक नाइट्रोजन, इन तीनों को साइड में निकाल लो। अब नियोन तो देखो नोबेल गैसेज है तो उसकी सबसे कम ईए होगी। फिर उसके बाद बेरिलियम जो है वो एल्कलाइन अर्थ मेटल का है, साथ में इसका फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन भी है, तो इससे नियोन से थोड़ी ज़्यादा होगी, बाकी लोगों से कम होगी। तो नियोन से ज़्यादा बेरिलियम की, फिर नाइट्रोजन हाफ फील्ड है, फिर बेरिलियम से ज़्यादा ईए होगी नाइट्रोजन की। अब बाकी जो बच गए उनको उसी क्रम में जमा दो। एक हम जानते हैं कि एक पीरियड में बाएं से दाएं जाने पर ईए का मान बढ़ता जाता है। तो अब लिथियम, नाइट्रोजन के बाद लिथियम की ज़्यादा होगी, फिर लिथियम के बाद बेरिलियम तो पहले आ चुका, फिर बोरॉन बच गया, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन पहले आ चुका, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन। इस तरह से हमने को ऑर्डर ध्यान में रखना है। और सेकंड पीरियड वाले भी मैंने आपको बता दिए, सेकंड के साथ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन को मिक्स करते हैं, तो आप ध्यान रखो कि नाइट्रोजन की सबसे कम, फिर फॉस्फोरस की, फिर फॉस्फोरस से ज़्यादा ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन से ज़्यादा सल्फ़र की, सल्फ़र से ज़्यादा फ्लोरीन की, और फ्लोरीन से ज़्यादा क्लोरीन की। अगर हम इतने ऑर्डर ध्यान रख लेते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से हो जाते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले। और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं घुमा घुमा के, वो भी हमने 4-5 क्वेश्चन इस तरीके के देख लिए। तो ये था अपना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस यानी उसकी पूरा कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।